डीएलएड सेकेंड ईयर की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। कॉम्प्रिहेंसिव होता है व्यापक, कंटिन्यूअस होता है लगातार, सतत जिसको हम कहते हैं सतत। तो व्यापक और सतत मूल्यांकन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की। मूल्यांकन की जो व्यापकता है उसको हम निम्नलिखित बातों के द्वारा बता सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है, इसमें 3 पॉइंट हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है उद्देश्यों एवं प्रयोजन के रूप में व्यापकता। उद्देश्यों एवं प्रयोजन के रूप में व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस। पर्पस मतलब प्रयोजन, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? उद्देश्य, प्राप्त उद्देश्य। कोई भी काम करने से पहले उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। जब उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम काम करते हैं तो वो उद्देश्य निश्चित तौर पर पूरा होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पसेस। अब आपने देखा होगा जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन की जरूरत सबको है। कैसे सबको है? एक तो विद्यार्थी वर्ग है जिसने एग्जाम दिया है, उसको भी है कि मेरा रिजल्ट कब निकलेगा, ठीक है। अब जिन बच्चों के माता पिता हैं उनको भी रिजल्ट की इंतजार रहता है, मूल्यांकन का, कि हमारे बच्चों का परीक्षा परिणाम कैसा रहेगा। बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापक वर्ग है, उसको भी जरूरत है मूल्यांकन की, कि बच्चों का मूल्यांकन जब होता है तो उनकी कितनी परसेंटेज आती है ना। इसका मतलब क्या हुआ? अभिभावकों को भी मूल्यांकन के परिणाम की जरूरत है। जो स्कूल मैनेजमेंट है, स्कूल टीचर्स हैं, स्कूल का स्टाफ है, स्वयं विद्यार्थी हैं, इन सभी को मूल्यांकन के परिणाम की जरूरत है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि विद्यार्थियों के माता पिता, अध्यापक, प्रशासन वर्ग, विद्यार्थी और तो और जो पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र आदि के जो निर्माता होते हैं उनको भी मूल्यांकन के परिणाम की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जो मूल्यांकन के परिणाम है ये शिक्षण अधिगम से जुड़े जितने भी व्यक्ति हैं उन सब का मार्गदर्शन करते हैं। जाहिर है मूल्यांकन के परिणाम शिक्षण और अधिगम, टीचिंग और लर्निंग से जुड़े हुए हर व्यक्ति का क्या करते हैं? ये मार्गदर्शन। तो इस तरह मूल्यांकन के जो परिणाम है वो जो शिक्षण अधिगम प्रणाली का जो शुरुआती चरण है, शुरुआती चरण क्या हुआ? जो उद्देश्य निर्धारण है ना। तो शिक्षण अधिगम का जो शुरुआती चरण जिसको उद्देश्य निर्धारण कहते हैं, वहां से लेकर के उस शिक्षण अधिगम का आयोजन करना, उसका प्रबंध करना, उसको फीडबैक देना, उसका फीडबैक लेना, ठीक है, ये सारा ही जो शिक्षा का ताना बाना है ये इसकी व्यापकता को दर्शाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो मूल्यांकन है ये शैक्षिक जो व्यवस्था है उसकी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। ये उसके अदा प्रदा जो तत्व है, इसमें इनपुट आउटपुट और जो फीडबैक है ये देते हैं, पृष्ठ पोषण जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कि किस तरह का हमारा पढ़ाया हुआ जो विद्यार्थी है वो हमारे बारे में क्या कह रहा है, हमारा मेथड उसको अच्छा लगा पढ़ाने का कि नहीं लगा, उसको हम समझ में आया कि नहीं आया, वो बताएगा हमें, वो बच्चे को बताएगा, वो बच्चा जो है वो टीचर्स के बारे में बताएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है इसके अंतर्गत आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उद्देश्यों और प्रयोजन के रूप में इसकी व्यापकता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था जो आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट आता है साधनों और तकनीक की दृष्टि से मूल्यांकन की व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस इन द फॉर्म ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स। अब आपने देखा होगा शिक्षण प्रक्रिया को चलाने के लिए बहुत सारे साधन हैं, मूल्यांकन के भी बहुत सारे साधन हैं। शिक्षण प्रक्रिया को चलाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है, कई तरह के मेथड्स हैं, ठीक है, और टेक्निक्स भी हैं। तो टूल्स के बारे में आपने पढ़ा, तो हमने बताया भी सेकंड पॉइंट भी कॉम्प्रिहेंसिवनेस इन द फॉर्म ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स। टूल्स आपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताए थे, 10 टूल्स बताए थे, चाहे रिटन टेस्ट है, चाहे पोर्टफोलियो है, रूब्रिक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, या ऑब्जर्वेशन स्केल हम कह सकते हैं, रेटिंग स्केल कह सकते हैं, ये सारे टूल्स हैं, ठीक है, होम असाइनमेंट हैं।
टेक्निक्स भी आ सकती हैं, होम असाइनमेंट है, रिटन वर्क है, ओरल वर्क है, ये सारी चीज़ें हैं। कौन कौन से मेथड इसमें आ सकते हैं, प्रोजेक्ट मेथड है, और भी बहुत सारी मेथड है, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं शिक्षण के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ती हैं, न केवल शिक्षण के ऊपर बल्कि अधिगम के ऊपर भी। तो शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाली ये सारे टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिससे शिक्षण अधिगम प्रभावित होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कम्प्रीहेंसिवनेस है इन द फॉर्म ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स। तो साधनों और तकनीक की दृष्टि से भी मूल्यांकन की जो है वो व्यापकता है। मूल्यांकन जो है ये परीक्षण और मापन इन से ज्यादा व्यापक है। ठीक है, हमने परीक्षण के बारे में पढ़ा, हमने मूल्यांकन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो मूल्यांकन की व्यापकता जो है ये मापन से ज्यादा है, ये परीक्षा से ज्यादा है। थर्ड पॉइंट आता है कॉम्प्रिहेंसिवनेस इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। आउटपुट क्या हुआ? परिणामों के संदर्भ में मूल्यांकन की व्यापकता। आउटपुट का मतलब है परिणाम। ठीक है, तो कोई काम हमने किया, उसका रिजल्ट क्या निकला, वो आउटपुट है। सिंपल भाषा में हम बात करें, एक व्यक्ति कैंटीन चला रहा है, उसने पैसा खर्च कर दिया चाय के ऊपर, पत्ती के ऊपर, उस जहां वो कैंटीन चला रहा है तो किराए का है वो दुकान, तो वो हो गया। लेकिन वो सारा पैसा खर्चने के बाद महीने के बाद क्या आउटपुट निकला, कितनी कमाई हुई उसकी। ठीक है, वो सारा खर्चा निकाल करके क्या पैसा कमाता है, वो आउटपुट है। उसी प्रकार हम शिक्षण अधिगम की बात करें तो शिक्षण अधिगम में हम क्या बोल सकते हैं कि मूल्यांकन प्रणाली में जो परिणाम हमें प्राप्त होते हैं वो मापन की अपेक्षा या परीक्षण की अपेक्षा, ठीक है, या परीक्षा की तुलना में वो ज्यादा अधिक विस्तृत होते हैं। कैसे होते हैं विस्तृत, उसके लिए कुछ बिंदु हैं वो आपने बताने हैं। अब आपने देखा है जो मूल्यांकन है ये परिमाणात्मक भी होता है, क्वालिटेटिव भी है और ये क्वांटिटेटिव भी है। परिमाणात्मक और परिणामात्मक दोनों है। ठीक है, इसमें मात्रा भी है और इसमें गुणता भी है, गुणता भी आती है इसमें। अब अगर एक बच्चा, मापन के बारे में हम बात करें तो उसमें ये होता है कि एक बच्चे ने 60% अंक लिए तो हमें केवल ये पता लगा कि इसके 60% अंक है। लेकिन जो मूल्यांकन है वो हमें ये बताता है कि ये प्रथम श्रेणी में पास हुए, वो हमें ये बताता है कि 60% अंक लिए तो ये कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 60% आ रहे हैं। ठीक है, इसका कौन सा स्थान है कक्षा में। तो मूल्यांकन जो है ये एक, इसकी जो व्यापकता है वो ज्यादा हो जाती है, मूल्यांकन की व्यापकता। ठीक है, तो मूल्यांकन जो है ये क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। और इसकी जो सार्थकता है, इसकी जो उच्चतरीता है, इसके बारे में जब हम निर्णय देते हैं तो ये काफी व्यापक बन जाता है और विस्तृत बन जाता है। सेकंड इसमें आता है कि विद्यार्थी के व्यक्तित्व के जितने भी पहलू हैं और जो व्यवहार है उनमें जो परिवर्तन हुआ उसकी भी जांच मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के पहलुओं में अंतर, उसमें बदलाव, उसके व्यवहार में क्या चेंजेस आई, ये भी मूल्यांकन के द्वारा संभव है। इसलिए इसकी व्यापकता बढ़ जाती है। ठीक है, मूल्यांकन की व्यापकता का पता हमें एक बात से और लगता है, वो कौन सी बात है, वो ये बात है कि इसके द्वारा हम बच्चे की गलतियों का पता नहीं लगाते बल्कि उन गलतियों को दूर भी करते हैं। रेमेडियल इंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, रेमेडियल मेजर्स, वो भी हम देते हैं। मैंने बच्चे का टेस्ट लिया, टेस्ट में बच्चे के 50 में से आए 25 नंबर। अब मैंने उसको वही छोड़ देना, भाई 25 नंबर आए भाई ये लो बात खत्म। नो, वो जो 25 नंबर उसके कम आए हैं उसके लिए भरसक प्रयत्न करने पड़ेंगे। और जब तक मैं उसको 50 नंबर तक लेके नहीं आता मेरा काम खत्म नहीं होता। इसलिए ये व्यापक है। तो मूल्यांकन जो है ये न केवल विद्यार्थी की कमियों को ढूंढता है बल्कि उसके समाधान के लिए हर संभव प्रयास करता है, सुझाव देता है। ठीक है, और जो भी निर्धारित शिक्षण अधिगम के उद्देश्य हैं उसकी उपयुक्तता के बारे में बात करता है। और जो अधिगम अनुभव हैं, जो पाठ्यक्रम विधियां हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो सहायक सामग्री है, उसकी उपयुक्तता के बारे में भी ये बात करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ इवैल्यूएशन की। कॉम्प्रिहेंसिवनेस आपको पता लग गया होगा, इसके हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए। ये बीएड में भी आपको हेल्पफुल रहेगा, जो बीएड के बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो साथ साथ बन रहा है, ठीक है। तो मूल्यांकन की व्यापकता के बारे में हमने बात की। अब हम मूल्यांकन की जो निरंतरता है, जो सतत मूल्यांकन है, उसके बारे में भी 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये जो है वो सतत है ना। तो पहला पॉइंट क्या आता है, अब परीक्षा की बात करें, हम परीक्षण की बात करें तो आप ये बोलेंगे कि जो परीक्षा है, जो परीक्षण है, उसमें निश्चित समय दिया होता है, ठीक है। उसी तरह से कहता मूल्यांकन का जो समय है इसकी निश्चित अवधि नहीं है। दैनिक मूल्यांकन करो आप, सप्ताह में 1 बार करो, ठीक है। पाक्षिक करो 15 दिन में 1 बार, मासिक करो महीने में, अर्धवार्षिक हो सकता है, ये वार्षिक अवधि में जो है ये मूल्यांकन हम अब देखते हैं, ये कभी भी हो सकता है, ठीक है। आप बच्चे को अभी पढ़ाया आपने, अभी उससे पूछ लिया तो उसका मूल्यांकन हो गया। ज्यादातर परीक्षा और परीक्षण जो होता है ये दैनिक साप्ताहिक होता है, लेकिन इसमें दैनिक साप्ताहिक नहीं, जरूरी नहीं कि 1 दिन के बाद लेना। मैंने बच्चे को अभी पढ़ाया तो मैं अभी ले सकता हूँ उसका, अभी उससे पूछ सकता हूँ। क्लास में मैंने 20 मिनट पढ़ाया उसको, लेकिन परीक्षा और जो परीक्षण होते हैं ये दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक इस तरह से होते हैं, लेकिन मूल्यांकन के लिए ऐसा अनिवार्य नहीं है, ठीक है। मूल्यांकन कभी भी हो सकता है, इसके लिए टाइम बाउंड्रीज नहीं है, ये कहेंगे आप इसमें। इवैल्यूएशन हैज नो टाइम बाउंड्रीज, समय का बंधन इसमें नहीं है, ठीक है। तो मूल्यांकन जो प्रक्रिया है इसके दौरान इस बात की पूरी स्वतंत्रता रहती है कि शिक्षण अधिगम का जो संपूर्ण सत्र है उसके दौरान जिस समय भी चाहे जो शिक्षक है वो छात्रों की निष्पत्ति की जांच कर सकता है। निष्पत्ति मतलब अचीवमेंट। तो जिस तरह से परीक्षण के लिए समय है कि आप दैनिक लोगे, मासिक लोगे, अर्धवार्षिक लोगे, एनुअल लोगे, नो, मूल्यांकन के लिए कोई समय की सीमा नहीं है। एक अध्यापक जब चाहे तब जो है वो बच्चे का मूल्यांकन कर सकता है। तो ये कंटिन्यूटी हुई, निरंतरता तभी बनी ना। ये थोड़ा ना कि मिलने वाले ना टेस्ट, तो निरंतरता कौन थोड़ा रही। हम तो रोज ही बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं, हम रोज ही उस बच्चे का टेस्ट भी ले रहे हैं, रोज ही मैं उस बच्चे से पूछ रहा हूँ। मैंने आज जो टॉपिक पढ़ाया, मैं कल जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उस जो मैंने पिछले दिन पढ़ाया था उसके बारे में पूछूंगा, फिर मैं अगला पढ़ाऊंगा। तो इसका मतलब मूल्यांकन की निरंतरता बनी हुई है। सेकंड पॉइंट आता है, एक जो सेकंड पॉइंट है इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि हम देखते क्या है। मूल्यांकन का मेन उद्देश्य ये है कि शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन आए कि नहीं आए, मेन तो यही है ना। और वो जो उद्देश्यों की प्राप्ति है वो कहां तक हुई, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है। शिक्षण अधिगम के उद्देश्य बच्चे ने प्राप्त किए कि नहीं किए, बच्चे की जो व्यवहार है उसमें बदलाव आए कि नहीं आए, ठीक है। और उन उद्देश्यों की पूर्ति कहां तक हुई, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं इसमें आती हैं। अब एक चीज इसमें और आती है, इसमें जो आपने लिखना है कि हम क्या करते हैं, हमने बच्चे का मूल्यांकन किया, मूल्यांकन करने के बाद कई बार हम ये देखते हैं कि बच्चे के व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन हुआ। पहले हम बच्चे का टेस्ट लेते थे 10 नंबर का, तो उसके 2 नंबर आते थे। हमने दोबारा उसका टेस्ट लिया, अब 10 में से उसके 5 नंबर आने शुरू हो गए। दोबारा टेस्ट लिया, अब 10 में से 8 नंबर आने शुरू हो गए। पहले जब लिए तो 2 आते थे, फिर 5 आए, फिर 8 भी आ गए 10 में से। तो अब हमने उस बच्चे को ना क्या किया, हमने उसको शाबाशी दी, भाई बहुत बढ़िया बेटे, आप तो इम्प्रूव कर रहे हो। ये जो हमने उसको शाबाशी देनी है, इससे वो और बढ़िया करेगा, क्योंकि 2 से 5 पर आया, 5 से 8 पर आया, और 8 से वो 10 पर भी आ जाएगा। तो ये है मूल्यांकन की निरंतरता, ठीक है। दिस इज द कंटिन्यूटी ऑफ इवैल्यूएशन। इसमें एक चीज और भी आती है कि वो कौन सा टूल है, वो कौन सा मेथड है जिससे बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आएगा। कई बार एक अध्यापक पढ़ा रहा होता है बच्चे को, लेकिन
बच्चे को जब पढ़ाया जाता है एक अध्यापक के द्वारा, तो क्या पता वो कौन से मेथड का यूज कर रहा है, क्या पता अध्यापक के पढ़ाने का मेथड ठीक नहीं है, कौन से मोड़ पर किस मेथड के द्वारा बच्चे के अंदर व्यवहार चेंज हो जाएगा, इस बात का भी पता नहीं होता। तो वो भी एक अध्यापक ने तय करना है, ठीक है। इसलिए निरंतरता है, निरंतरता तो रहेगी, क्योंकि एक मेथड के द्वारा जो आप बच्चे को पढ़ा रहे थे उससे व्यवहार परिवर्तन नहीं हुआ, बच्चे को समझ में नहीं आया। व्यवहार परिवर्तन का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ उसने सीखा, तो आपको अपना मेथड चेंज करना पड़ा, उसमें समय लग गया। इसलिए ये जो समय लगा है ये निरंतरता को लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट था कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है इसमें निरंतरता है और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाता है, विद्यार्थी के अंदर व्यवहारगत परिवर्तन लाता है और किस मेथड के द्वारा बच्चे को किस तरह से सिखाया जाए उसमें चेंजेस लाता है। और बच्चा जो बढ़िया कर रहा होता है वो और बढ़िया करे, उसके लिए फीडबैक का कार्य भी ये करता है। तो आज बच्चों हमने पढ़ा कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन और कंटिन्यूअस एजुकेशन। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो जो है ना केवल डीएलएड के लिए बल्कि बीएड वालों के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि बीएड में भी है ये, ठीक है। धन्यवाद।